So once again, a very good evening to all of you, and we are just studying with the important sections from IPC. We are not covering all the sections of IPC, but we are discussing about the important sections of IPC, important from the judiciary examination point of view, from the competitive examination point of view. And today's topic of discussion will be section 299 read with section 304. 299 जो कि कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है, और सेक्शन 304 जो बताएगा आपको कि अगर किसी पर्सन के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज है तो उसको कितना पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 299 के साथ में। द लैंग्वेज गिवन हियर इज हूएवर causes death by doing an act with the intention of causing death। important word है, इसे अक्सर ये मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि अगर विद इंटेंशन डेथ कॉज की है तो वो मर्डर होगा, और विदाउट इंटेंशन डेथ कॉज की है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को साफ साफ देख सकते हैं, क्या लिखा है, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड में भी जो डेथ कॉज की जाती है वो विद इंटेंशन ही की जाती है। और ये होमिसाइड जो वर्ड है, इसको अगर आप समझना चाहें, इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। होमी मीन्स ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, साइड मीन्स टू डाई, डेथ। ओके, लाइक जैसे कई वर्ड्स अलग भी हमने सुने, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को की डेथ कॉज करना, पेस्टिसाइड्स, पेस्ट की डेथ कॉज करना, लाइक दैट होमिसाइड दैट इज ह्यूमन की डेथ कॉज करना। और कल्पेबल का मीनिंग होता है, कल्पेबल मीन्स विच इज समथिंग इन ऑफेंसिव मैनर, आपराधिक, इसको हिंदी में जैसे कहते हैं आपराधिक मानववध। तो कल्पेबल मीन्स जो कि इल इंटेंशन से किया जाए और प्लस उस काम को अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। सो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन यहाँ जो दी है, हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में कर लेना, कल्पेबल होमिसाइड भी विद इंटेंशन ही किया जाता है। आगे देखिए, और विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, या फिर डेथ कॉज करना आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, आपका ऑब्जेक्ट जो था वो बॉडीली इंजरी कॉज करना था, लेकिन वो ऐसी बॉडीली इंजरी थी, मतलब इतनी ग्रीवियस बॉडीली इंजरी थी, which is as is likely to cause death, जिससे डेथ तक हो सकती है। और with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि डेथ कॉज करता है, कोई भी पर्सन अगर डेथ कॉज करता है, या तो इस इंटेंशन से कि वो उसकी डेथ कॉज करना चाहता है, या फिर इस इंटेंशन से कोई ऐसी ग्रीवियस इंजरी उसको कर दी जाए, कोई ऐसी बॉडीली इंजरी उसको दे दी जाए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए, तो ये दोनों जो ऑफेंसेस होंगे ये किस कैटेगरी में आएंगे, ये कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएंगे। सबसे पहला तो इंटेंशन ही डेथ कॉज करना था, दूसरा इंटेंशन था ऐसी इंजरी कॉज करना जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद में इसके एक्सप्लेनेशंस को लेंगे। एक काम करते हैं, पहले एक्सप्लेनेशंस को हम पढ़ते हैं, बाद में हम इलस्ट्रेशंस को पढ़ेंगे। चाहे हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेक्शन 299, सेक्शन 300, सेक्शन 302, सेक्शन 304, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस में से आते हैं आईपीसी के। यू कैन से लाइक दीज आर द गोल्डन सेक्शंस फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनको आपको अपने माइंड में एक एक वर्ड इसका क्लियर होना चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, दैट इज अगर कोई पर्सन डेथ कॉज करता है, या तो डेथ करने के इंटेंशन से, या फिर ऐसी इंजरी कॉज करने, बॉडीली इंजरी कॉज करने के इंटेंशन से जो कि डेथ कॉज कर दे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, अ पर्सन causes bodily injury to another who is laboring under a disorder। ये वर्ड देखिए क्या लिखा है। अब एक बात बताइए कि किसी पर्सन को हल्का सा धक्का दे देना जिसकी वजह से वो इम्बैलेंस होकर जमीन पे गिर जाए, क्या आपको लगता है इतने से किसी की डेथ कॉज हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट। या किसी पर्सन को हल्का सा चाटा मार देना, स्लैप करना, क्या इससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, सिंपल, आप असॉल्ट की कैटेगरी में ले लीजिए, किसी को धक्का दे देना या स्लैप कर देना, या आप इसको सिंपल हर्ट की कैटेगरी में ले सकते हो, बट डेथ तो नहीं हो सकती इतना छोटे से में। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि या तो बहुत ही डिसऑर्डर की कंडीशन में है,
या फिर कोई डिजीज की कंडीशन में है, कोई बॉडीली इन्फॉर्मिटी की कंडीशन में, ऐसी कंडीशन जिसको हल्का सा धक्का देना भी उसकी डेथ कॉज कर देगा। नॉर्मल आदमी को अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे और वो गिरेगा तो भी उसकी डेथ नहीं होगी, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन में जिस बहुत ज्यादा बीमार है उसको आप थोड़ा सा धक्का देना, तो क्या अगर उसको हल्का सा आप शॉक भी देंगे कोई बातों से भी तो उसकी डेथ हो सकती है। ऐसे में अगर आपने उसको हल्का सा भी इंजरी कॉज किया है तो अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो वाली चीज इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में बोल रहा है। अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर, किसी को बॉडीली इंजरी कर रहा है किसी अदर पर्सन। कैसे पर्सन को? ऐसे पर्सन को जो लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर, या तो वो किसी तरह के डिसऑर्डर से गुजर रहा है, या फिर किसी डिजीज से गुजर रहा है, या फिर किसी बॉडीली इंफॉर्मिटी से गुजर रहा है, कोई उसमें बॉडीली उसमें कमी है, एंड देयर बाय एक्सेलरेट द डेथ ऑफ दैट ऑर्डर, और ऐसे में वो उसकी डेथ कॉज करने के ऑर्डर को क्या कर देता है? एक्सेलरेट कर देता है। वैसे भी उसकी डेथ हो जानी थी, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया देखिए आप, एक्सेलरेट्स, यानी कि डेथ तो वैसे भी होनी थी उसकी पर्सन की, वो इतना ज्यादा बीमार है कि वो वैसे भी 2-4 दिन में डेथ होने वाली थी उसकी, लेकिन ऐसा आपने कुछ किया जिसकी वजह से उसकी इमीडिएट डेथ हो गई। सिचुएशन समझ में आई आपको कि एक्सेलरेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट का मतलब किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज की में तेजी पैदा कर देना। तो वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिसऑर्डर और डिजीज या बॉडीली इंफॉर्मिटी कंडीशन में था कि उसकी वैसी भी डेथ होनी थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐसी बॉडीली इंजरी की है जिसकी वजह से उसकी जो डेथ होनी थी वो डेथ एक्सेलरेट हो गई, अचानक से आ गई। ठीक है, शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ, तो ऐसा ही माना जाएगा कि उसने ही डेथ की है। यहाँ पे ये बात क्यों एक्सप्लेन की गई है, इस बात को समझो आप। अक्सर पर्सन क्या प्ली लेता है, अरे भाई वो तो वैसे ही डेथ होने वाली थी उसकी, मैंने थोड़ी कुछ किया, मैंने तो उसको हल्का सा पुश किया था, वो तो ऐसा बीमार था इसलिए डेथ हो गई उसकी। तो वहां पे क्या कहा जाता है, वहां पे इस तरह की बात आती है एक्विजिशन में कि वो इतना बीमार था, ये बात आपकी नॉलेज में थी ना, तो फिर आपको ऐसा पुश नहीं करना चाहिए था। तो आप ये बात का डिफेंस नहीं ले सकते कि वो तो बीमार था इसलिए उसकी डेथ हुई, मेरे पुश करने से डेथ नहीं हुई। आपने हल्का सा भी इंजरी कॉज किया है और उसकी वजह से उसकी डेथ एक्सेलरेट हो गई, तो वो डेथ की कैटेगरी में ही आएगा, यही माना जाएगा कि आपने डेथ कॉज की। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहता है? वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। ये देखिए, ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैंने एक पर्सन को तलवार से वार किया, मैंने स्वॉर्ड से उसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त वार किया और उसके बाद मैं वहां से चला गया। अब अगर उस पर्सन को इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी। समझ में आ गई सिचुएशन? इमीडिएटली अगर उसको कोई हॉस्पिटल ले जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन हुआ क्या, मेरे उसको ये इंजरी कॉज करने के बाद, बॉडीली इंजरी कॉज करने के बाद में 3 से 4 घंटे तक वो वहीं पे पड़ा रहा और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। मैं बाद में कोर्ट में ये प्ली नहीं ले सकता कि देखिए मैंने जब जो इंजरी कॉज की थी उसके इमीडिएट बाद में घंटे आधे घंटे में अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी रेमेडी मिल जाती तो वो तो बच सकता था, तो मैंने थोड़ी ना डेथ कॉज की है, वो तो 3-4 घंटे तक उसको कोई रेमेडी नहीं मिली, ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए उसकी डेथ हुई है। मैं इस चीज का प्ली नहीं ले सकता, ये बात यहाँ पे कही है। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, उस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ हुई है। द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ, तो ऐसा माना जाएगा कि जिस पर्सन ने बॉडीली इंजरी दी उसी ने उसकी डेथ कॉज की है। ऑल्दो, इस बात के रहते हुए भी, बाय रेस्टोरिंग टू प्रॉपर रेमेडीज, अगर उसको प्रॉपर रेमेडी दे दी जाती एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसे दे दिया जाता, द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, तो उसकी डेथ बचाई जा सकती थी, उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। उसके बावजूद भी ये माना जाएगा कि नहीं, आपकी इंजरी से उसकी डेथ हुई है तो इसलिए आप ही इसके कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्जेबल हैं और ऑफेंस आप ही के ऊपर लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान आता है, आई रिमेम्बर हमारी यहाँ लोकेलिटी में अजमेर में एक 2-3 लोगों का कोई गैंग टाइप का है,
और उनका किसी एक फैमिली के साथ में काफी ज्यादा कुछ क्वेरल हो गया था। क्वेरल तो किस तरह का कि उन्होंने अपने जॉब से पर्सन को निकाल दिया कर दिया था, तो उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलके और दीपावली के नेक्स्ट डे जो राम राम वाले दिन होता है, आप लोग जानते होंगे ना, जिस दिन लोग मिलने करने जाते हैं, तो उस दिन की छुट्टी रहती है, मार्केट सारा बंद रहता है। तो उस दिन क्या किया इन लोगों ने जिनको जॉब से निकाले गए, तो वो अपने 3-4 फ्रेंड्स के साथ में आया और उस पर्सन को जो ओनर था उसे और उसके वाइफ को, वो लोग एक कार में थे या कहीं पे भी, वहां से उनको दोनों को उनकी फैक्ट्री में लेके गए, जिस फैक्ट्री से उनको निकाले गए थे उसी फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में उनको बहुत मारा पीटा गया, बाकायदा ये समझ लीजिए कि जितनी दुश्मनी निकाल सकते थे इतना बांध के, पूरी तरह से उनको बांध के लटका के और उनको मारा पीटा गया। और उसके बाद में फिर उनको उसी कंडीशन में वहां पे छोड़ के चले गए। अब क्योंकि ये राम राम वाले दिन था, लोग ज्यादा कोई वहां पे आसपास सब मार्केट बंद था, तो किसी को कुछ पता नहीं चला, वो लोग इसी कंडीशन में रहे। और अप्रोक्सीमेटली बाद में पोस्टमार्टम पता चला उनको इन सारी इंजरीज के 6 से 7 घंटे बाद उनकी डेथ कॉज हुई है। इसका मतलब क्या है, 6 से 7 घंटे का टाइम ऐसा था जब अगर उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता तो वो दोनों बच सकते थे। ये सेम वही कंडीशन है जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में लिखी है कि इस बात का प्ली बिल्कुल नहीं दिया जाएगा कि हमारी इंजरी के बाद में तो अगर उनको ट्रीटमेंट मिल जाता तो बच जाते, तो हमें डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाए। यही माना जाएगा कि आपकी इंजरी से डेथ कोई हुई है तो इसलिए आप ही डेथ के लिए लायबल है। इवन एक और चीज देखिए, अगर ट्रीटमेंट के लिए ले गए और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट डेथ हो गई, तब भी यही माना जाएगा कि इनकी इंजरी से डेथ कॉज हुई है। तो फिर ये एक्सप्लेनेशन में जो आ रहा है कि रेमेडी नहीं मिली इस बात के, तो बात ही खत्म हो जाती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 देखिए, और कोई भी डाउट लगे तो आप प्लीज चैट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कहता है, द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम, यानी माता के गर्भ में जो बच्चा है, अजन्मा है, अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे की डेथ कॉज करने के बारे में बात आ रही है, इज नॉट अ होमिसाइड। तो उसको होमिसाइड की कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो, मैंने क्या बताया होमिसाइड का मीनिंग आपको, ह्यूमन की डेथ कॉज करना। अब जो बच्चे का अभी बर्थ नहीं हुआ है तो उसे हम इस कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं, ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं ले रहे हैं। द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड, बट it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of the child have been brought। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है यहाँ पे देखिए, if any part of that child have been brought forth though the child may have not bred or been completely born। यानी कि बच्चा अगर मदर वूम में था तब तो उसको होमिसाइड में नहीं मान रहे, लेकिन उस बच्चे का जन्म होना शुरू हो गया और जन्म होने के दौरान अगर बॉडी का एक भी पार्ट, अगर बच्चे की उंगली भी अगर गर्भ, माता के गर्भ से बाहर आ चुकी है और फिर अगर डेथ कॉज की जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। जबकि क्या है, वर्ड क्या लिखा है, अभी तक उसने भली सांस भी ना ली हो, लेकिन बॉडी का एक छोटा से भी पार्ट अगर माता के गर्भ से उसका बाहर आ चुका है और फिर डेथ कॉज की जाती है तो फिर क्या माना जाएगा, फिर उसको इस सेक्शन 299 की डेफिनेशन में कवर कर लिया जाएगा। जब तक वो गर्भ के अंदर है बच्चा, तब तक उसकी डेथ अगर कॉज की जाती है तो फिर उसको क्या माना जाएगा, उसको मिस कैरेज माना जाएगा, उसे फिर कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। पनिशमेंट उसमें भी है, दैट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, बट दैट इज नॉट काउंटेड अंडर सेक्शन 299। आई होप ये अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन वगैरह क्लियर आपको समझ में आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले तो इसके इलस्ट्रेशंस की तरफ और फिर देखेंगे कि इसके लिए पनिशमेंट क्या है। सेक्शन 299 याद रखिएगा क्या, कि इंटेंशनल ही किया है, डेथ करने का इंटेंशन था या फिर ऐसी इंजरी कॉज करने का इंटेंशन था जो कि डेथ कर सकती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में आएगा। और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या डिफरेंस होता है, इसे हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आपके माइंड में 1% भी कंफ्यूजन होगा ना कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है, तो वो कल की क्लास में आपके बिल्कुल हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। वो सेक्शन 300 को पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको हमेशा के लिए इतना क्लियर हो जाएगा कि आप दूसरों को, अपने क्लासमेट्स को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बता सकेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट, मतलब एक खड्डा था, काफी गहरा खड्डा होगा,
उसके ऊपर उसने क्या स्टेक्स और झाड़ियां और ऐसे सब वगैरह लगा के उसको क्या किया, ऐसा ढक दिया कि सामने वाले को नजर ही नहीं आया कि यहाँ पे कोई खड्डा है। एक तरह का ट्रैप बना दिया, एक तरह का जाल बिछा दिया कि खड्डा खोद के उसके ऊपर पूरा लकड़ियां और ऐसे झाड़ियां वगैरह बिछा दी जिससे नजर ना आए। विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, ये वर्ड देखना क्या लिखा है, ये सेंटेंस देखो आप क्या लिखा हुआ है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जैसे ये वर्ड आ गया उसका इंटेंशन कॉजिंग डेथ है, तो अब ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा कल्पेबल होमिसाइड की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि वर्ड साफ साफ लिखा है, उसकी इंटेंशन बता रखी है। विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज्ड, या फिर इस बात की उसको नॉलेज है कि ऐसा करने से डेथ तो हो सकती है किसी की। बिलीव जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, और जेड को क्या लगा कि भाई यहाँ पे तो सीधी सादी जमीन है, वो आगे बढ़ता चला। जबकि था क्या, वहां पे खड्डा था, खड्डे के ऊपर झाड़ियां बिछाई हुई थी, पर वो निकल रहा था, जेड को लगा नहीं यहाँ तो नॉर्मल जमीन है, अपन निकल जाएंगे। ट्रेड्स ऑन इट, फॉल्स इन एंड इज किल्ड। तो जेड तो एक गुड फेथ में सीधा चलता जा रहा था, अचानक से क्या हुआ, वहां पे लड़खड़ाया, उस खड्डे के अंदर गिरा, और ऐसे गिरने से उसको कोई चोट वोट लगी होगी ऐसी कुछ कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो ये जो रेड कलर में मैंने अंडरलाइन किया ना, ये इसका मेन सेंटेंस है जो इसको कल्पेबल होमिसाइड में कवर कर रहा है। दैट इज उसको उसकी इंटेंशन क्या थी पर्सन की, एक इंटेंशन क्या थी, एक इंटेंशन थी कॉजिंग डेथ, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड में काउंट होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए को ये बात पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है ना, झाड़ियों के पीछे जेड छुपा हुआ है या बैठा है या कुछ भी कर रहा है व्हाटएवर, पर ए को ये बात की नॉलेज है कि जेड झाड़ियों के पीछे है। बी डज नॉट नो इट, लेकिन बी को ये बात नहीं पता है, बी कोई थर्ड पर्सन है, उसको ये बात नहीं पता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है या नहीं है व्हाटएवर, ए को ये बात नॉलेज में है। ए इंटेंडिंग टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज जेड्स डेथ, दोनों बात लिख दी कि ए का इंटेंशन भी है डेथ कॉज करने का, या फिर अगर इंटेंशन नहीं है तो उसको नॉलेज में तो है कि मैं जो ये करने वाला हूं इससे उसकी जेड की डेथ हो सकती है, ये इंटेंशन और नॉलेज होते हुए। इंड्यूसेस बी टू फायर एट द बुश, ए क्या कहता है, बी को बोलता है ये काम करो, झाड़ियों की तरफ गोली चलाओ, झाड़ियों की तरफ गोली चलाओ। अब ए को पता है कि नहीं पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे, ए को बिल्कुल नॉलेज में, बी को पता है क्या, बी को बिल्कुल नॉलेज में नहीं है। बी तो क्या कर रहा है, बी ए के इंस्ट्रक्शंस में, ए के प्रोवोकेशन में गोली चला रहा है। इंड्यूसेस द बी टू फायर ऑन द बुश, बी फायर्स एंड किल्स जेड, बी ने गोली चलाई, जेड की डेथ हो गई। हियर बी मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, तो क्योंकि बी ने जो भी किया वो प्रॉपर गुड फेथ में किया है। अब मे वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि डिपेंड करता है वहां पे सर्कमस्टेंसेस और क्या थी और फैक्ट्स क्या आते हैं सामने, इसलिए मे लगाए। लेकिन बट ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, क्यों ऐसा, बिकॉज ए को ये पता था कि जेड झाड़ियों के पीछे है, ए ने जो किया वो विद इंटेंशन किया, विद नॉलेज किया, तो इसलिए ए के ऊपर चार्ज क्या लगेगा, ए के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 299 का चार्ज लगेगा। क्लियर है? देखिए इलस्ट्रेशन नंबर सी, ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट। ठीक है, तो ए ने क्या, स्टील इट किल्स बी, तो ए ने क्या किया, ए ने एक वार किया और जिसकी वजह से क्या हुआ, और इंटेंशन भी बताएगा, ए विद शो बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंट टू किल, वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, इंटेंट टू किल, बी को क्या किया, किल कर दिया। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, विद इंटेंट टू किल, साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है कि इंटेंशन था ए का। हु इज बिहाइंड अ बुश, बी जो कि बुश के झाड़ियों के पीछे था। ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, ए को ये नॉलेज में नहीं था कि वो वहां पे है। Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B. अब क्या यहाँ पे A के ऊपर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि A का इंटेंशन B की डेथ कॉज करना नहीं था, as he did not intend to kill B, और B डेथ
by doing an act that he knew was likely to cause death. ए ने वार किया है और इस इंटेंशन से वार किया है कि जो यहाँ पे चोर वगैरह है कोई तो उसकी डेथ हो जाए, लेकिन जो वहां पे था उसकी डेथ कॉज करना उसका ऐसा इंटेंशन नहीं था. हु इज बिहाइंड, जो कि झाड़ियों के पीछे था, उसके लिए प्रॉपर इंटेंशन, उसी पर्सन की डेथ कॉज करने का इंटेंशन उसका अगर रहता है तब ये आएगा कल्पेबल होमिसाइड में. तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर सी. अब हम बढ़ते हैं डायरेक्टली ऑन सेक्शन 304. सेक्शन 299 ने कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया और अब हम बढ़ रहे हैं डायरेक्टली कहाँ. नाउ वी आर मूविंग टू सेक्शन 304 which defines or which specifies the punishment for culpable homicide not amounting to murder. अगर मर्डर हो जाएगा तब तो फिर वो सेक्शन 300 और 302 में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे बात क्या रहा है, ऐसा पनिशमेंट जो कि कल्पेबल होमिसाइड तो है लेकिन मर्डर नहीं है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है. तो यहाँ पे लिखा है whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life. आजीवन कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है, और imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years. Which may extend to 10 years का मतलब है 1 साल 2 साल 3 साल कितना भी हो सकता है. And shall also be liable to fine, और साथ में जुर्माना भी लगाया जाएगा. If the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or the causing such bodily injury as is likely to cause death. तो जब ये जो डेथ कॉज हुई है वो विद इंटेंशन की गई थी तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years तक दिया जाएगा, साथ में जुर्माना भी होगा. और with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or with fine or with both if the act is done with knowledge that is likely to cause death. अब यहाँ पे इंटेंशन तो नहीं है लेकिन सामने वाले की को नॉलेज जरूर है कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये डेथ कॉज कर सकता है, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ और टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ. तो उसको इंटेंशन नहीं है उसका, लेकिन उसे नॉलेज में जो है जो मैं कर रहा हूँ उससे डेथ हो सकती है. तो ऐसे में जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कितना होगा, एक्सटेंड टू 10 years, यानी कि ऐसे में फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं होगा लेकिन अप टू 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है. ये है सेक्शन 299 एंड 304 का एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको अच्छी तरीके से सब बात समझ में आई होंगी. और एक क्वेरी यहाँ पे है, इसे मैं ले लेता हूँ. सेकंड इलस्ट्रेशन में अबेटमेंट का चार्ज भी लगेगा. जी बिल्कुल, जो बी को किया है उसने अबेटमेंट तो किया ही तो साथ में अबेटमेंट का भी लगेगा. उसको प्रोवोक किया, इंड्यूस किया, तो इंड्यूस करने में अबेटमेंट का भी लग जाता है. बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका और प्रेडिक्शन है विषय का आपका. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस क्लास. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू कॉन्सेप्ट्स, दीज टू सेक्शंस क्लियरली इन योर माइंड. मिलते हैं शाम को हम अपनी CRPC की क्लास में सही 9:30 बजे.